चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड रिटायरमेंट स्कीम्स की जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्लान्स। ठीक है जी। गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटायरमेंट प्लान्स हैं वो कितने हैं आपके? 4 ऐसे प्लान्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्लान्स कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो पहला नंबर आता है वो आता है एनपीएस का। अब आप कहेंगे सर एनपीएस तो हमने पीछे भी पढ़ा था। देखो एनपीएस ऐसा है जो कि एक बहुत ब्रॉड एरिया है। ये पूरा जो पीएफआरडीए ही आपका जो पूरा पेंशन सेक्टर है वो एनपीएस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। एनपीएस एक बहुत ही वास्ट एरिया है। आपने जो पीछे जब हम स्टेटस की बात करी वहां पे हमने देखा एनपीएस के बिल्कुल बेसिक्स को कि एनपीएस क्या है, कब आया, क्या रिटर्न्स देता है, किन किन लोगों को कवर करता है, इन सारी बेसिक्स की बात की। इसके अंदर हम थोड़ा सा डीप जाएंगे और जब इस एक्सक्लूसिवली एनपीएस का वीडियो लेके आएंगे वहां पे हम बात करेंगे उसके और नेक्स्ट लेवल पे एफएक्यूज से रिलेटेड बातें होंगी, उसमें हम और गहराई में समझेंगे। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने एनपीएस पहले से पढ़ा हुआ है, आपको सब पता है। आपको वहाँ पे बेसिक्स बताया गया था एनपीएस के बारे में, थोड़ा सा उसको और इनहेंस करते हुए एनपीएस की और गहराई में जा रहे हैं और उसकी कुछ इनसाइट्स की यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। दिस इज दी वन ऑफ द रिटायरमेंट प्लान जो कि गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्लान के अंदर आता है। ठीक है सर, एनपीएस जो है वो कब आया वो आपको पता है? 1 जनवरी 2004 को आया। ठीक है सर, कौन लेके आया इसको? गवर्नमेंट लेके आई उसको एज अ न्यू पेंशन प्लान। इसको कौन देखता है, कौन इसकी देखभाल करता है, कौन इसका एडमिनिस्ट्रेटर है? तो आपको पता है पीएफआरडीए जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडमिनिस्टर करती है किसको? नेशनल पेंशन स्कीम को। ठीक है सर। अब इसकी स्कीम के अंदर कितने टाइप के प्लान्स है, कितने टाइप के टीयर्स है? तो कहा जाता है कि 2 टीयर्स हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब ये क्या होता है उसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके सवाल निकलते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं आपके एनपीएस? तो 2 टीयर के अंदर डिवाइड किया गया, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 क्या है सर? टीयर 1 इज अ मैंडेटरी अकाउंट और टीयर 2 क्या है? वो एक वॉलंटरी अकाउंट है। ठीक है जी, पहला डिफरेंस समझ में आया कि टीयर 1 जो है आपका ये मैंडेटरी अकाउंट है जो कि इंसान को अगर एनपीएस में आना है तो खुलवाना ही पड़ेगा। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि कोई जाके सीधा सीधा टीयर 2 अकाउंट खुलवा ले? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास टीयर 1 का अकाउंट पहले होना चाहिए। अब टीयर 1 का अकाउंट किसका होगा? टीयर 1 का अकाउंट किसी का भी हो सकता है, कोई भी खुलवा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तो इनका कौन सा होगा? इनका टीयर 1 ही अकाउंट होगा। मतलब क्या हुआ कि टीयर 1 अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और अगर वो जॉब में है तो उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि अगर किसी का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टीयर 2 अकाउंट में नहीं करेगा, उसके लिए टीयर 1 अकाउंट ही होगा जहां पे एम्प्लॉय का पैसा भी काट के इसमें जमा कराया जाएगा और एम्प्लॉयर जो है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन काट के इसमें जमा करेगा। वो टीयर 2 अकाउंट में पॉसिबल नहीं होता है। मिनिमम कितना है? मतलब सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उसको टीयर 2 खुलवाना वगैरह कि एनपीएस को हम पैसा डालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी उसको टीयर 1 अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें कहा जाता है कि आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये जमा करके भी टीयर 1 अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट। मतलब अगर साल में बात करें तो आपको 6000 रुपये जो है वो टीयर 1 अकाउंट में मैंडेटरीली जमा करना पड़ेगा अगर आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करना है। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट 6000 एवरी ईयर। ठीक है सर, क्या आप टीयर 1 के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं जी, टीयर 1 के पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कम से कम आपके 10 साल नहीं बीत जाते। मिनिमम जो टेन्योर है वो कितना है? 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स के बाद क्या आप सारा पैसा विड्रॉ कर पाएंगे? नहीं, तब भी आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पहले तो कहा गया 10 साल तक आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते। 10 साल पूरे हो गए तो क्या सारा कर लेंगे? नहीं जी, तब भी सारा नहीं कर पाओगे। आप कितना विड्रॉ कर पाओगे? 25%। जितना भी आपका कॉर्पस होगा उसका आप सिर्फ 25% ही विड्रॉ कर पाओगे। उसका भी आपको पर्पस जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, किसी की बच्चों की शादी करनी है, कुछ भी इस टाइप के रीजंस हो वो आप देंगे, उसके बेस पे आप 25% अपने कॉर्पस का विड्रॉ कर सकते हैं। सर पूरा पैसा कब निकाल पाएंगे? पूरा पैसा आप टीयर 1 का कभी नहीं निकाल पाओगे। मतलब क्या है कि जब आपकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, मतलब जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद आप कितना विड्रॉ कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 40%। कितना विड्रॉ कर पाएंगे? 40% एक्यूमुलेटेड फंड का। और जो बाकी पैसा है उससे आपको खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? एन्युटी के प्लान्स खरीदने पड़ेंगे। एन्युटी के पेंशन प्लान्स जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हुई टीयर 1 की बातें। मतलब कि टीयर 1 का पैसा जो है वो अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो टीयर 1 अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। दिस इज द काइंड ऑफ अकाउंट। ठीक है, ओके। मिनिमम पैसा इसमें कितना जमा होगा? 500 रुपये पर मंथ। साल में कहीं तो 6000 रुपये। इसका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 10 साल पूरे होने के बाद आप कॉर्पस का 25% विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद जब आपकी
रिटायरमेंट आ जाएगी, मतलब आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है उसमें से 40% विड्रॉ कर पाएंगे अपने एक्यूमुलेटेड फंड में से। बाकी जो 60% बच गया, दिस 40% इज मैक्सिमम। कोई कहता है जी मुझे 20% ही करना है, तो आप कर सकते हो ऐसा। 80% का आप एन्युटी परचेज कर सकते हो जो भी आपके पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उनके द्वारा, और उस एन्युटी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको पेंशन क्या मिलेगा। आप पेंशन कैसे कैसे ले सकते हो, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आप चाहे तो मंथली पेंशन ले सकते हैं, क्वार्टरली कैसे ले सकते हैं, 6 मंथली ले सकते हैं, और एनुअली ले सकते हैं। इज योर विश, आपकी विश पे आप जो ऑप्शन चूज करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगा। दिस इज टीयर 1। बहुत सवाल इससे निकल के आएंगे, आप एग्जाम में देखेंगे कि इस वैरायटी से, इस पैराग्राफ से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। अच्छा जी, टीयर 2 क्या होता है? टीयर 2 इसका जस्ट अपोजिट ले लो। टीयर 2 क्या है? एक टाइप का वॉलंटरी अकाउंट है जो कि मैंडेटरी नहीं है, इसमें आपका अकाउंट है, आप पैसा डालो आप पैसा निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टीयर 1 में क्या था कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका मालिक है, जिसके यहाँ आप काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीएससी हो, कुछ भी हो, वो पैसा भी इसके अंदर डाल रहा है। तो अगर उस पैसे को आप जब मर्जी निकाल लोगे तो अलग ही टाइप की मौज हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है आपका रिटायरमेंट, ओल्ड एज की इनकम को सिक्योर करना। बट उन्होंने ये एक आपको एक एरिया दे दिया जहाँ पर उनको आपने एक टाइप का म्यूचुअल फंड टाइप का आपको डेवलप करके दे दिया कि भैया जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो वैसे खरीदो, जब चाहे पैसा निकाल लो, जब चाहे पैसा डाल लो, जो भी उसका रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल और वॉलंटरी, कोई मैंडेटरी नहीं है। टीयर 1 इज मैंडेटरी, ठीक है, बट किसी को टीयर 2 खुलवाना है तो उसके इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। बट टीयर 2 के लिए क्या होना जरूरी है? ऑब्वियसली टीयर 1 होना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी अकाउंट फॉर एनपीएस होल्डर। ठीक है, किसी को टीयर 2 में भी आना है तो टीयर 1 होते हुए आना पड़ेगा। मिनिमम 6,000 रुपये इन्वेस्ट वहां पे करना ही पड़ेगा। टीयर 2 के अंदर कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे उसको डाल सकते हैं, जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ये एनपीएस के बारे में हमें और कुछ नई बातें पता लगी। उसके बाद आपने देखा था पीछे जब हमने इसकी पढ़ाई की तो आपको पता लगा था कि एनपीएस का जो आपका अकाउंट होता है उसके अंदर आपको चॉइस मिलता है कि आप किस टाइप की चॉइस को सेलेक्ट करना चाहते हो। जिसके अंदर हमने बात की थी कि 2 टाइप के चॉइसेस हैं। कौन कौन से? एक है ऑटो चॉइस, एक होता है एक्टिव चॉइस। ठीक है सर, ऑटो चॉइस क्या होता है? ऑटो चॉइस के अंदर बात होती है कि जो आपका पेंशन फंड मैनेजर है वो अपने आप आपके एज के अकॉर्डिंग जिस फंड में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा डेट में डालना है, कितना इक्विटी में डालना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, वो डिसाइड कर लेगा बेस्ड ऑन योर एज। हमने इसकी स्कीम को क्या समझा था कि जिनकी एज कम होती है, जिनकी एज होती है कम, वो ज़्यादा रिस्क वाले आपके शेयर्स वगैरह, ज़्यादा रिस्क वाले आपकी इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, और जिनकी एज हो जाती है ज़्यादा वो अपना रिस्क को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये खुद चूज़ करो कि आप किस एज में हो और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को। उसके अंदर हमने देखा था कैटेगरी आपकी इक्विटी स्कीम्स हैं, डेट स्कीम्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो भी आपकी है। ठीक है, तो अगर आप खुद से ये सिलेक्ट करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड एक्टिव चॉइस, जहाँ आप खुद बताओगे कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, each and everything. Now सेकंड इज ऑटो चॉइस, जहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन एनपीएस खुद बनाएगा। एनपीएस बोले तो जो पेंशन फंड मैनेजर होगा आपका वो खुद बनाएगा और उस अकॉर्डिंग आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके रिस्क को वो कम करता हो जाएगा, उस हिसाब से वो मैनेज करता है। दिस इज कॉल्ड ऑटो चॉइस। हमने देखा था कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑटो चॉइस को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी टेंशन झंझट खत्म हो जाती है। बट जो लोग दिमाग लगाना पसंद करते हैं वो एक्टिव चॉइस को भी चूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे मर्जी ब्रेकअप बना सकते हैं। आप चाहे 50% डेट रख लें, 50% इक्विटी रख लें, या और कोई प्रोपोर्शन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। आगे बताइए, आगे अगर बढ़े तो आगे आप बात करेंगे। यस, नाउ अब आपका टीयर 1 एक है, टीयर 2 एक है, तो क्या दोनों के अंदर आपको अलग अलग चूज करने की जरूरत है? मतलब ऑटो चॉइस आप इसमें रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं क्या, या इसमें कुछ अलग इसमें कुछ अलग रख सकते हैं? तो आप जिस टाइप की कॉम्बिनेशन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपने टीयर 1 में किया ऑटो चॉइस वही आप इसमें रखें तो रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और किया, आपने इसको एक्टिव चॉइस रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मतलब जिस टाइप के आपको ऑप्शंस क्रिएट करने हैं आप डेवलप कर सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट चाहे तो सेम चॉइसेस, इट्स अप टू यू। मतलब बोथ अकाउंट आर सेपरेट, आप उसको अपनी तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है सर, टीयर 1 के और क्या फायदे हैं? कुछ और डिफरेंस है क्या टीयर 1 के? हाँ जी, टीयर 1 के कुछ और फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि ये आपको टैक्स बेनिफिट देता है। देखो जहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे फायदा वहीं मिलेगा। इसके अंदर फायदा क्या है कि आपके पैसे के अलावा आपके एम्प्लॉयर का पैसा भी जमा हो रहा है। दिस इज द बेनिफिट। नाउ अगेन आपको कहा गया सेकंड चीज में क्या कि आपको इसका टैक्स बेनिफिट भी दे देंगे। ये सारी चीजें आपको क्यों दी जा रही है? ताकि आपको लालच मिले, आप इससे पैसा ना निकालो। अगर आप पैसा निकाल लोगे बीच में तो जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है पेंशन का वो आपका खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है आप पैसे को वहां रखो, जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे सकती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट कह रही है आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा। क्या टैक्स बेनिफिट है सर? 1.5 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मिलती है। अब आप कहोगे सर वो तो वैसे भी मिलती है। बिल्कुल बात सही है आपकी, वो तो वैसे भी मिलती है, बट इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है 80 CCD 1 जिसके अंदर आपको 1.5 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको
जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। सपोज आपकी अगर डिडक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली ये काम करेगा। सपोज आपकी पीपीएफ में डिडक्शन नहीं है, स्कूल फीस नहीं है, एफडी वगैरह नहीं है, इस टाइप की अगर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उस केस में आप इसके माध्यम से भी इस 1.5 लाख की डिडक्शन को ले सकते हो। बट दिस इज द कंसोलिडेटेड लिमिट जो कि आपकी 80C के सेक्शन को भी लेके आता है। तो इसलिए अगर इसके अंदर आपकी ऑलरेडी डिडक्शन है तो आप कह सकते हो ये आपके काम का नहीं है। बट अगर किसी के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, डिडक्शंस वगैरह नहीं है, तो उसके लिए ये एक एड ऑन है, उसका एक बेनिफिट है। चलिए जी, जिसका है उसको क्या, तो उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है हम और बेनिफिट देंगे, बच्चा निराश ना हो। वो कह रही है क्या कि अगला सेक्शन है एक और 80CCD1B, 80CCD1B, इसके अंदर वो कह रही है कि भैया आपको 50,000 का एडिशनल रिडक्शन देंगे। मतलब ये 1.5 लाख तो मिल रहा था 80C वाले को भी, ये 50,000 और किसी को नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आप पैसा कहाँ डालोगे, आप पैसा डालोगे एनपीएस के अंदर। तो उन्होंने एडिशनल टैक्स बेनिफिट दिया, आपको एडिशनल डिडक्शन की प्रोवाइड की। इस सेक्शन के अंदर कहा गया कि आपको 50,000 का आपको बेनिफिट यहाँ पे और दे दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट कहें तो एनपीएस आपकी विन विन सिचुएशन है, जहां पे आपको पहले तो रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर आपको टैक्स बेनिफिट का भी फायदा दिया जा रहा है। बट ये सारी चीजें किसमें है, टीयर 1 में। टीयर 2 में इस टाइप की कोई बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो दिस इज ऑल अबाउट एनपीएस, जिसके अंदर हमने टीयर 1 टीयर 2 को और डीप में समझ लिया। बेसिक्स हमने पहले समझ लिए थे, कौन मेंटेन करता है, किस तरीके से मेंटेन होता है, क्या एज है, कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं, कब जा सकते हैं, सारी बातें हमने नॉर्मली पीछे की वीडियोस में कवर किया हुआ है। आप लोगों को इसका फायदा तभी अच्छे से मिल पाएगा जब आप सीक्वेंस में देखते हुए चलेंगे, तो आपको लगेगा कि आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आप ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है सर, दिस इज नंबर 1 गवर्नमेंट बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स में। नंबर 2 आता है आपका पीपीएफ। सर पीपीएफ कहाँ से प्लान हो गया, ऑब्वियसली बात है पीपीएफ आपका पेंशन प्लान नहीं होता, ये तो जग जाहिर बातें हैं। तो पीपीएफ क्या है, पीपीएफ जो है वो आपको एक टाइप का पेंशन फैसिलिटी यहाँ पे देने की बात करता है। कैसे देख पाएगा सर, तो पीपीएफ में आपको पता है कि आपका पैसा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। हाँ जी, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसको बस यहाँ पे इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि आपको एक टाइप की रिटायरमेंट स्कीम है। रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या हुआ कि पीपीएफ का पैसा भी आप पहले नहीं निकाल सकते हो, जब आप रिटायर होगे तब ये पैसा निकालोगे। पैसा निकाल के आप क्या करोगे, तो आप इस पैसे से कोई भी एन्युटी प्लान ले सकते हो और एन्युटी प्लान से अपना पेंशन जो है वो बनवा सकते हो। अरे वाह सर, ये तो बिल्कुल ही मजाक वाली बातें होंगी। बिल्कुल मजाक वाली बातें हैं कि जो आपका पीपीएफ है ये कोई भी पेंशन प्लान नहीं है, बट क्योंकि इसके अंदर पैसा आपका एक्यूमुलेट हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इसको भी आप रिटायरमेंट स्कीम समझ सकते हो, क्योंकि ये जो पैसा आपका जमा हुआ ये आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। इस पैसे से आप एक तरीका तो ये है पैसे को खुद से मैनेज करके अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर लो, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो एन्युटी स्कीम्स जो चलती हैं आपके इंश्योरेंस कंपनीज की, उसको परचेज कर सकता है। उस एक्यूमुलेटेड मोटा पैसा जो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। जब आप पूरी लाइफ अपनी देते हो किसी कंपनी में तो आपको पीपीएफ के नाम पे अच्छा खासा पैसा मिलता है। उस पैसे से आप एन्युटी स्कीम परचेज करके अपनी पेंशन जो है वो बनवा सकते हो और मंथली पैसा ले सकते हो। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है सर, पीपीएफ की और फैसिलिटी की बात करें तो आपको पता है कि आप पीपीएफ के अंदर जो पैसा डालते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बात नहीं है, बट आपको इसके अंदर भी टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। ये 1.5 लाख वही है जो आपको ऊपर भी दिया जा रहा था CCD 1 के अंदर। ठीक है सर, तो इसमें टैक्स की बेनिफिट की बात भी यहाँ पे की जाती है कि आप पैसा निकाल सकते हैं। हाँ जी, यू कैन विड्रॉ द इंटायर अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ टेन्योर। मतलब 15 साल आपने सर्विस कर ली, 15 साल आपने पैसा जमा कर लिया, उसके बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं और पैसे को निकाल के आप चाहें तो एन्युटी प्लान परचेज कर सकते हैं। सर 15 साल के बाद क्यों निकालेंगे, हमारी तो नौकरी लंबी होती है, 25 साल की 30 साल की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी अपनी नौकरी करें और इस पैसे को 15 साल की मिनिमम बात यहाँ पे बता दी गई है। कुछ चाहता है कि मैं पूरी 60 साल के बाद निकालूं, 60 साल के बाद निकाले और उसके बाद उसका एन्युटी प्लान परचेज कर ले, इट इज योर चॉइस। लेकिन क्या 15 साल से पहले निकाल पाओगे, जी नहीं, 15 साल से आप पैसे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, हायर एंड आपका इसका कुछ भी हो सकता है। आपकी एक्टिंग वर्किंग लाइफ है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। जो आप एक्सटेंड करोगे वो कैसे कर पाओगे, क्या 1-1 साल कर सकते हैं, जी नहीं, 1-1 साल नहीं कर सकते हैं, आपको ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स में करना पड़ेगा। मतलब 15 साल में नहीं निकाला तो आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको 20 साल बनेगा, फिर एक्सटेंड करोगे तो 25 साल बनेगा, फिर एक्सटेंड करोगे तो 30 साल बनेगा। 1-1, 2-2 साल आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, बट 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है सर, नाउ आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ये बात हमने पहले देख ली है। 80C के अंदर आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो पीपीएफ भी आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और एक प्रकार का आपका रिटायरमेंट स्कीम माना जाता है। ना ये तो वो बातें थी जो आपको पहले से पता थी। अब 2 ऐसे आपको योजना के बारे में यहाँ पे पता लगेगा जो कि थोड़ा सा नया है, मे बी आपने इसके बारे में ना सुना हो। पहला नाम आता है इसके अंदर, दिस इज दी थर्ड रिटायरमेंट स्कीम विच इज कॉल्ड प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMVVY। ठीक है सर, ये क्या है, ये उन लोगों के लिए बेसिकली 2 योजना हम यहाँ पे बात करेंगे उन लोगों की जो कि रिटायर हो गए। पीछे तो हमने बात की जो लोग जॉब में है, वर्किंग है, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में उसको रिटायरमेंट में मिल रहा है।
कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अप टू 60 ईयर्स कुछ भी पेंशन के बारे में नहीं सोचा। अब जब 60 ईयर्स उन्होंने अटेन कर लिया, अब उनको चिंता हो रही कि अब हमारा काम कैसे चलेगा, तो उनके लिए योजनाएं बनाई गई। उनसे कहा गया कि भैया जब आप रिटायर हो जाते हो ना, जब आप 60 साल दे देते हो, तो आप कुछ एक पैसा इकट्ठा करते हो। कुछ पैसा आप इकट्ठा ना भी करो तो भी आपको ग्रेचुइटी के नाम पे कंपनी कुछ पैसा देती है, लीव इनकैशमेंट मिलता है, आपको कुछ बोनस के नाम पे पैसा मिलता है, मतलब कि कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको कंपनियां पैसा देती है। अब इस पैसे का जनरली लोग मिसयूज कर लेते हैं, यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं और अपनी रिटायरमेंट में बाद में वो पछताते हैं, रोते रहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक योजना लेके आते हैं जो कि किसके लिए सुटेबल है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब जो रिटायर हो गए हैं। वो क्या कर सकते हैं, लमसम पैसा, मतलब किसी को 20 लाख 25 लाख जो भी पैसा मिला है, उस पैसे को वो डाल सकते हैं कहाँ पे, इस योजना के तहत। ये योजना जो है ये कौन मैनेज करता है, ये योजना मैनेज किया जाता है LIC के द्वारा, जिसपे कि गवर्नमेंट का क्या है, सपोर्ट है। मतलब गवर्नमेंट इसको देखती है, बट इसको एडमिनिस्टर बेसिकली कौन करता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है सर। तो इस प्लान के अंदर बेसिकली क्या है कि आप जब 60 ईयर्स के हो गए हैं तो आपके पास पैसा अगर है तो इस पैसे को आप लमसम डिपॉजिट कर सकते हो कहाँ पे, इस योजना के तहत, और उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका पेंशन प्लान जो है वो चालू कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ से। मतलब आज आपने पैसा डाला, अगले महीने से आपको पेंशन प्लान मिलने लगेगा। ठीक है सर। क्या कुछ इसमें और बातें हैं और रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। इसमें पैसा कौन कौन डाल सकता है? क्या कोई भी डाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा सिर्फ कौन डाल सकता है, जिसकी की जो एज है वो 60 ईयर्स हो चुकी है, मतलब कि जो रिटायर हो गया है, जो रिटायर हो गया है वो अब सोच रहा है कि अब हम क्या करें, कैसे पेंशन बनाएं। तो उसके लिए स्कीम लेके आए कि आप इस तरीके से अपना पेंशन चालू कर सकते हैं। कितना पैसा डाल सकते हैं सर? 50-60 लाख डाल दें क्या? नहीं, लिमिट है। हमें तो सर 50 लाख मिला था, 50 लाख डाल के हम पेंशन बनवाना चाहते हैं, आप नहीं बनवा सकते। ये बेसिकली अगेन मायने में रखा गया है कि उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा है, वो तो सोच ही लेंगे कि उनका रिटायरमेंट कैसा होगा, रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी। यहाँ उनकी बात की जा रही है जिनके पास पैसा कम है, तो उनको कहा गया कि भैया आपके पास जो आप इसके अंदर कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 15 लाख रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इस पैसे पे क्या आपको ब्याज मिलेगा? हाँ जी, ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 7.40% पर एनम का इन जनरल कहा जाता है कि ब्याज मिलता है। 20-21 का ये आपका फिगर है। ठीक है। जो आपका पैसा क्या डूब जाएगा? नहीं जी, सरकार उसको देख रही है, LIC उसको मैनेज कर रही है, तो आपका पैसा जो है वो नहीं डूबेगा। आपने लमसम प्लान अमाउंट डाल दिया और आपको उसका जो पेंशन है वो आपको मिलने लग जाएगा नेक्स्ट मंथ से। ठीक है सर। ये एक स्कीम थी। नाउ जो इसका पेंशन है वो आपको कैसे मिलेगा? मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, ईयरली मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो दिस इज अगेन योर ऑप्शन, योर चॉइस। आप चाहो तो मंथली लो, चाहो तो क्वार्टरली लो, चाहो तो हाफ ईयरली लो, चाहो तो ईयरली बेसिस पे भी ले सकते हो, अप टू योर विश। ठीक है सर। नाउ 4th नंबर पे आपकी स्कीम आती है। 4th नंबर पे आपका रिटायरमेंट स्कीम आता है विच इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। ये क्या है सर? अगेन सेम बातें होंगी, रिपीटेड बातें होंगी। आपके 60 साल हो गए, आप 60 साल होने के बाद इसके अंदर पैसा अपना डिपॉजिट कर सकते हो। 60 साल से पहले का बंदा इसके अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता। इसके अंदर फाइनेंशियल लिमिट कितनी है? सेम टू सेम 15 लाख की है। इसके अंदर जब आप पैसा डालोगे तो आपको उसके बाद से रेगुलर पेंशन मिलने लग जाएगी। जो पेंशन होगा ऑब्वियसली आपके बैंक अकाउंट में आएगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अरे माय गॉड, ये क्या बोल गया, ये डिफरेंस क्रिएट कर गया। ये सेम चल रहा था, ये सेम चल रहा था 15 लाख, ये सेम चल रहा था कि आपको पेंशन मिलेगा, बट यहाँ पे इसने अलग क्या कर दिया कि पेंशन जो आपको कैसे मिलेगा? क्वार्टरली मिलेगा। क्या मंथली मिलेगा? नहीं। क्या हाफ ईयरली मिलेगा? नहीं। क्या ईयरली मिलेगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ कैसे मिलेगा? क्वार्टरली मिलेगा। क्वार्टरली बेसिस में मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिल जाया करेगा। ठीक है। इसके बाद इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई LIC वगैरह कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसको कौन मैनेज कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। और इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो काफी स्टेबल है। अब अगर इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे तो जनरली इसमें 7.4% मिला है इन रिसेंट टाइम, बट ये एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। दिस इज नॉट ऑलवेज सेम, ये इससे ज़्यादा भी हो जाता है, इससे कम भी होता है, मोस्टली इससे ज़्यादा ही रहता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सेम हो गया। डिफरेंस आपको पहला यहाँ दिखा। दूसरा डिफरेंस आप देखोगे कि भैया स्कीम का जो टेन्योर है वो 5 साल का है। पहले वाले का कितने साल का था? 10 साल का था। ठीक है। क्या इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल के लिए आप और बढ़ा सकते हैं। 5 साल पूरे हो गए तो 3 साल के लिए आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। टोटल आप 8 साल के लिए रख सकते हैं। सर ये दोनों जो हमने स्कीम देखी ना, 3rd और 4th नंबर, ये कंफ्यूजिंग, एक जैसी लग रही है, सेम टू सेम लग रही है। तो चलो इसको कंपेयर करते हुए थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं इन्हीं के ऊपर। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कुछ और नया नहीं मिलने वाला, बट कंपेयर करते हुए देख लेते हैं कि जो ये दोनों स्कीम है वो बेसिकली है क्या। तो दोनों स्कीम जो है वो लाई गई किसके द्वारा? सीनियर सिटीजन्स के लिए लाई गई। कौन लेके आया? गवर्नमेंट लेके आई। एक LIC के थ्रू लेके आई, गवर्नमेंट ने कहा हम खुद मैनेज करेंगे। ठीक है सर। किसके ऊपर है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जिनकी जो उम्र है वो 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, वो दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो कॉमन बात हो गई। मैक्सिमम पैसा कितना डाल सकते हैं सर? 15 लाख डाल सकते हैं दोनों के अंदर, ये भी कॉमन बात हो गई। नाउ ये तो कॉमन की हो गई। इसके अलावा बात करें कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस आप देखोगे कि जो आपका SCSS के अंदर आप जो टेन्योर होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम 5 साल होगा। 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, कुल मिला के ये हो जाएगा 8 साल के लिए। लेकिन आप PMV
पीएमवीवीवाई की बात करें तो इसके अंदर जो मैच्योरिटी होती है वो कब हो जाती है, 10 साल के अंदर हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस नंबर 1। इन डिफरेंसेस या इन बातों के बेस पे ही आपके पेपर में सवाल जो है वो ड्राफ्ट किए जाएंगे। छोटी छोटी बातें बट आपको इसको ध्यान रखनी है। बात करें रिटर्न की तो भैया इसके अंदर रिटर्न जो मिला वो 7.5% पर एनम के रेट पे आपको मिला है। पीछे देखा आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। और SC/SS की बात करें तो इसमें भी इतना ही है। तो सर ये डिफरेंस क्या हुआ है? डिफरेंस ये है कि ये आपका स्टेबल है बट ये आपका स्टेबल नहीं है, ये जनरली बढ़ जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये आपका ज़्यादा अच्छा माना जाता है। स्टेबिलिटी नहीं है, गारंटी नहीं दे दिया कि आपको इतना ही देंगे, हो सकता है आप गवर्नमेंट इससे ज़्यादा भी अनाउंस करे। जनरली सीनियर सिटीजन का पैसा है तो गवर्नमेंट इसकी रेट को हमेशा PMVVY से ज़्यादा ही रखती है। ये कोइंसिडेंस है कि इन्होंने इसके बराबर रखा है, इससे नीचे रखने का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है सर। और क्या है, पे आउट की बात करें। पे आउट आपने देखा SC/SS जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली पेंशन की बात करता है, जबकि PMVVY जो है वो आपको चॉइस देता है, आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली कैसे भी रख सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस। आगे बात करें टैक्सेशन की तो टैक्सेशन के अंदर क्या है, जो SC/SS वाला है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब 80C के अंदर आपको इसका फायदा मिलता है। मतलब आपने अगर इसमें पैसा डाला है तो 80C के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो। कितना, तो आपको पता है 80C की जो लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी है, 1.5 लाख रुपए की। लेकिन अगर PMVVY की बात करें तो इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इसके अंदर जो आप पैसा डालेंगे उसका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। नाउ बोथ स्कीम्स की अगर बात करें तो जब आपको मैच्योरिटी के बाद प्रोसीड्स मिलेगा, मतलब बेसिकली क्या होगा, जब आपका पैसा मैच्योर हो गया, 10 साल पूरे हो गए या 5 साल पूरे हो गए, या अगर आपने उसको एक्सटेंड कराया तो 8 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलता, मतलब बोथ आर टैक्सेबल। जो भी आपको पैसा मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। जो भी आपको उसके अंदर इनकम जनरेट होगी, जो भी आपको उसके अंदर ब्याज मिलेगा, जो भी आपका पैसा बढ़ के मिलेगा। ठीक है सर। बट अगर इन जनरल देखिए जब आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो इसके अंदर तब ये टैक्स डिडक्टेबल था, जबकि अगर इसकी बात करें PMVVY की तो ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं था। इसके अंदर कोई भी आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलता। नाउ प्री मैच्योर विड्रॉल क्या ये पॉसिबल है, तो कहा जा रहा है PMVVY के अंदर तो भैया प्री मैच्योर विड्रॉल भूल जाओ कि 10 साल जब तक आपका टेन्योर पूरा होगा उससे पहले आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। लेकिन SC/SS के अंदर जो है वो इन्वेस्टर चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। कब, 5 साल से पहले भी। 5 साल का तो यहाँ पे आपको ब्लॉकेज दिया ही गया था, लेकिन उससे पहले भी आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ ना कुछ आपकी पेनल्टी काटी जाएगी, क्योंकि आपको पैसा डालने से पहले ही बता दिया गया था कि ये आपका फिक्स होने वाला है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 more years। बट अगर आप इसको पहले निकालना चाहेंगे तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट द थिंग इज कि यू कैन विड्रॉ, मतलब कुछ ऐसी इमरजेंसी अगर आ जाती है तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल इसको नापेंगे तो आपको पता लगेगा कि SC/SS जो है वो ज़्यादा अच्छी स्कीम है एज कम्पेयर टू PMVVY। लोग इसको प्रेफर करना पसंद करते हैं। बट अगर किसी को इस टाइप की चीज़ें नहीं है, किसी को डिडक्शन नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी डिडक्शन है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को विड्रॉ करने की ऐसी कोई लोड नहीं है तो वो PMVVY के अंदर भी आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये थी कुछ रिटायरमेंट स्कीम जो कि इंडिया में चलती हैं। 4 रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करी जो कि गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट चलाती है। ना हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्राइवेट बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स की, रिटायरमेंट स्कीम्स की, जो कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो मैनेज करती हैं अपने आने वाले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड लक, गुड बाय।